हेलो एवरीवन। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के क्लास में आज हम बात करने जा रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स संविधान का संशोधन। लास्ट क्लासेस में हम बिल्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल ये देख लिए थे। एक बिल और मैंने आपको लिखवाया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसीलिए हम लोग ये अमेंडमेंट वाला टॉपिक अब पहले पढ़ लेते हैं, तो आपका एक्चुअल में बिल भी हो जाएगा कि किस तरह से ये पेश होता है सदनों में, किस तरह से इसको पारित किया जाता है, इसको लेकर राष्ट्रपति के पास क्या पावर है क्या नहीं है, इस तरीके की सारी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे। ठीक है ना। तो आप अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये टॉपिक पढ़िए। आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी कह सकते हैं कि हम किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में जो उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस है उसको देखेंगे। क्लियर। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में उपबंध कहाँ कर रखा है। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 बात करता है संविधान के संशोधन के बारे में। संविधान के अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 368। क्लियर। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखिए। देन उसके बाद हमारे को ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय संविधान निर्माताओं ने ये जो चैप्टर है इसका प्रोविज़न क्यों किया। तो देखिए, ऐसा है कि चूंकि परिस्थितियाँ आज तो वैसी नहीं है जैसे कि संविधान बनाने के समय थी। आज तो परिस्थितियाँ क्या हो गई, आज जो सारी परिस्थितियाँ है वो बदल चुकी है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे, और आज है वैसी कल नहीं रहेगी आने वाले कल में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है किस बात के बारे में कि परिस्थितियाँ जो हो, जैसे बदल सोसाइटी की जैसी सर्कमस्टेंसेस चेंज होती रहे, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन हो, सोसाइटी की मोरल वैल्यूज़ हो, लीगल सिचुएशंस हो, किसी भी तरीके की परिस्थितियाँ हो जो चेंज हो, तो हमारा संविधान भी उन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहे। अगर संविधान उन परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलेगा, देश का कानून नहीं बदलेगा उन परिस्थितियों, बदलती परिस्थितियों के अनुसार, तो फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। तो इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार चलते रहना चाहिए। इसी कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविज़न किए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी समय और परिस्थितियों के हिसाब से उनमें संशोधन की व्यवस्था समय समय पर होती रहे, उसमें अमेंडमेंट्स होते रहें ज़रूरत के हिसाब से। क्लियर। अब बात करते हैं, मान लीजिए हम हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है उसके बारे में कि ये अमेंडमेंट कई तरीके के होते हैं। लाइक जैसे हम यूएस की बात करते हैं, अमेरिका की, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर संविधान में अमेंडमेंट करना काफ़ी रिजिड प्रोसीजर है, वहाँ का काफ़ी कठोर प्रक्रिया है। जबकि अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है, बहुत ही लचीली प्रक्रिया है। ईजिली वहाँ पर इंग्लैंड में क्या होता है कि ईजिली संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। क्लियर। अब हमारे भारत में क्या है कि हमारे इंडिया में जो है, ना तो हमारे इंडिया का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ना तो वो ज़्यादा रिजिड है और ना ही वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बल्कि ये दोनों के मध्यम का मार्ग है यहाँ पर। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। क्लियर अबाउट इट। तो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान करने की शक्ति और प्रक्रिया का दोनों का उल्लेख करता है। ठीक है। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमने देख लिया कि अमेंडमेंट की ज़रूरत संविधान में क्यों पड़ी। तो अमेंडमेंट करने की जो पावर्स है वो किसे दे रखी है? आर्टिकल 368 कहता है कि अमेंडमेंट करने की जो पावर्स है वो किसके पास है? केवल और केवल पार्लियामेंट के पास। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि केवल संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है। किसी भी राज्य का विधानमंडल ये शक्ति नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर ने चाहा और उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर केवल और केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट क्या कर सकती है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। अब किस तरीके से कर सकती है? बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के किसी आर्टिकल को वो में कुछ जोड़ भी सकती है, उसमें कुछ एडिशन भी कर सकती है, उसमें कुछ वेरिएशन, कुछ परिवर्तन भी कर सकती है, या रिपील मतलब उसको निरस्त भी कर सकती है। क्लियर।
तो यहाँ तो जैसे हमने देखा ये ठीक है, ये सब कर सकती है पार्लियामेंट। फिर बात आती है, जैसा मैंने आपको अब यहाँ पर अमेंडमेंट के नेचर के बारे में बताया कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है वो किस तरीके का मोड है, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, कि यहाँ भारतीय संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत ही रिजिड नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, लचीली भी नहीं है, बल्कि एक मध्यम का मार्ग अपनाया गया है। हमारा भारतीय संविधान जो है वो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार, जैसे सर्कमस्टेंसेस होती हैं उनके अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। कहीं कहीं पर काफ़ी कठोर बना दिया गया है संशोधन को और कहीं कहीं पर काफ़ी फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। ठीक है ना, जब हम आगे पढ़ेंगे संशोधन के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब हम जब बात करेंगे तब आपको इसको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, नॉट डिमोलिश द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका कहने का अर्थ ये है कि जब पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है, हालांकि पावर किसके पास है बेटा, पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट को जो पावर दे दी गई है उस पावर का वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दे, उसको नुकसान पहुंचा दे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको पार्लियामेंट संविधान में संशोधन करके नहीं गिरा सकती। बेसिक स्ट्रक्चर पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर पर मैं आपको अलग से एक क्लास प्रोवाइड करवा दूंगी जो केवल और केवल बेसिक स्ट्रक्चर पे होगी। हाँ, यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं वो डॉक्ट्राइन आया किस केस लॉ से, तो आप सबको जैसा पता भी है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो वाद था, उस वाद से आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन प्रोपाउंड हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा तो वो कहाँ पेश किया जाएगा। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आएगा वो कहाँ जाएगा, इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के किसी भी सदन में वो लाया जा सकता है। नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी स्टेट लेजिस्लेचर में वो नहीं लाया जाएगा। वो कहाँ लाया जाएगा, संसद के दोनों सदनों में, वेदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या फिर वो राज्यसभा में लाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है, इस अपन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अपन पढ़ रहे हैं उसके स्टार्टिंग में जो बेसिक है, ये सारी वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अमेंडमेंट किस तरीके का होता है, किस किस प्रकार से हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो 3 टाइप्स है, वो हम अगले क्लास में उस पर बात करेंगे। लेकिन इस क्लास में आपको ये नॉलेज होगी कि भैया इसके लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी वो क्लास पढ़ने में आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। क्या, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको समझाया, पावर किसके पास है अमेंडमेंट करने की, पार्लियामेंट के पास है। कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 368 देता है। अब ये जो पावर है ये कैसी नहीं है, ना तो ये रिजिड है ना ये फ्लेक्सिबल है, मीडियम वे अपनाया गया है इसमें। ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दे। ये आप लोगों को पता चल गई बात। अब जो बिल आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा, वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा, वो किया जाएगा वेदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, नॉट इन एनी स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग अमेंडमेंट से जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट बात थी। फर्स्ट, कहाँ लाया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा में या राज्यसभा में। किसके द्वारा लाया जाएगा, इंट्रोड्यूस आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर। देखिए, किसके द्वारा लाया जाएगा बेटा, या तो मिनिस्टर के द्वारा लाया जाएगा या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा। अब ये मैंने आपको पहले भी क्लासेस में जब हम बिल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, मिनिस्टर तो यहाँ पर कौन होगा, मिनिस्टर तो वो व्यक्ति होगा जो कि कैबिनेट का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर है। ठीक है ना, जिसको किसी को ऐसा एमपी जिसको को मंत्री का पद मिला हुआ है। बाकी जो अन्य व्यक्ति होंगे, जो एमपी होंगे, वो कौन होंगे, प्राइवेट मेंबर माने जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये बिल किसके द्वारा लाया जाएगा,
किसी मिनिस्टर द्वारा भी लाया जा सकता है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में या कैबिनेट मिनिस्टर हो उसके द्वारा भी लाया जा सकता है, या फिर कोई अन्य जो एमपी है जिसे हम प्राइवेट मेंबर कहेंगे उसके द्वारा भी लाया जा सकता है। क्लियर। दूसरी बात, नॉट रिक्वायर प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है। इस बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ पढ़ी थी हमने पूर्व अनुमति की आवश्यकता कब होती है? मनी बिल, जैसे लाइक एग्जाम्पल हमने मनी बिल पढ़ा था, वहाँ ज़रूरत होती है ना। तो ऐसे जैसे मनी बिल को लाने के लिए प्रायर कंसेंट की ज़रूरत होती है ना, वैसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं होती। क्लियर। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही इसको प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज पास्ड बाय द लोकसभा एंड द राज्यसभा बोथ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है दोनों ही सदनों के द्वारा पारित किया गया होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा के द्वारा भी अलग, सेपरेटली, ध्यान रखिए, लोकसभा अलग से इसको पारित करेगी, राज्यसभा अलग से इसको पारित करेगी। ठीक है ना, दोनों में पारित होगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति के पास जाएगा। प्रोसीजर हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ये ध्यान रखो दोनों के द्वारा ही ये अलग अलग पास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉट प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। अब ध्यान देने की बात ये है, मान लीजिए बिल एक हाउस से पास हो गया, ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ से बिल आपका पास हो गया कहाँ पे? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस ने क्या करा? बिल को पास नहीं किया, क्वेश्चनेट कर दिया कि साहब इसमें ये प्रॉब्लम है, और बिल वापस भेज दिया फर्स्ट हाउस के पास। दोनों में मान लीजिए डेड लॉक की कंडीशन आ गई। फर्स्ट हाउस ने कहा नहीं, हम ये बात आपकी नहीं मानेंगे, ठीक है ना, ये इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, कोई संशोधन प्रस्तावित करा मान लो, और फर्स्ट हाउस ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानते, संशोधन नहीं होना चाहिए। दोनों में कौन सी स्थिति आ गई? डेडलॉक की कंडीशन आ गई। साधारण बिल के समय हमने क्या पढ़ा था कि डेडलॉक की कंडीशन में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, आर्टिकल 108 में पढ़ा था हमने। तो क्या ये जॉइंट सिटिंग का जो प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर भी लागू होता है? आंसर इज नो। जॉइंट सिटिंग का जो प्रावधान है वो संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होगा। यहाँ पर अगर इन दोनों में डेडलॉक की स्थिति है भी, गतिरोध उत्पन्न भी होता है, तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती। क्लियर अबाउट इट? तो यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, क्वेश्चन यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, कि कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में प्रोविजन कर रखा है। देन योर आंसर इज पार्ट 20। ठीक है ना, पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 368। क्लियर? एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किन किन तरीकों से, टाइप्स और वेज, किन किन तरीकों से किया जा सकता है? देर आर 3 वेज। फर्स्ट इज सिंपल मेजोरिटी, यानी कि एक सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, साधारण बहुमत से किया जा सकता है, स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत से किया जा सकता है, या फिर स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट्स, हाफ रिकॉग्निशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, है ना। तो यहाँ पर जो है 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है साधारण बहुमत से, कुछ आर्टिकल्स कुछ ऐसे हैं जिनको केवल और केवल साधारण बहुमत से ही वो पास कर दिया जाता है, उन संशोधनों को, उन आर्टिकल्स में जो संशोधन किए जाते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पारित हो जाते हैं, कर सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी से कुछ आर्टिकल्स हैं उनको करना पड़ता है, और कुछ ऐसे विशेष महत्व के आर्टिकल्स हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ में आधे से ज़्यादा जो राज्य विधानमंडल हैं उनकी भी सहमति जिसमें चाहिए होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 तरीके के आपके यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो बताया गया है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। तो आज हमने देखी जितनी सारी की सारी चीज़ें जो हमने देखी, ये भाई जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे ठीक है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हमने जैसे अभी बात कर रहे थे, हम बिल कहाँ आया? लोकसभा के पास। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी कहीं भी, दोनों हाउसेज में कहीं भी जाए, जैसे हम मान लेते हैं कि लोकसभा के पास बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा से पारित होकर बिल कहाँ गया? राज्यसभा में गया। ठीक है, राज्यसभा में बिल मान लीजिए पारित हो गया, अब बिल कहाँ जाएगा? किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए एक प्रोसीजर पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, जब बिल्स की क्लास बताई थी मैंने आपको। कहाँ जाएगा बिल? अब बिल जाएगा बेटा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करेगा? उस पर अपनी कंसेंट देगा।
या फिर क्या करता है, एक जैसे ऑर्डिनरी बिल की हम बात करते हैं तो ऑर्डिनरी बिल पर प्रेसिडेंट को कुछ राइट्स होते हैं ना, कि वो प्रेसिडेंट जो उस बिल को अपने पास रख भी सकता है। हो सकता है कि वो उसको ठीक है साइन कर दे, दे दे असेंट दे दे अपनी, लेकिन हो सकता है वो उस बिल को रोक ले, या हो सकता है कि वो उस बिल को वापस पुनर्विचार के लिए भेज दे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के साथ क्या प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है? आंसर इज नो। प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के संबंध में ऐसा कोई अधिकार नहीं है जैसा कि ऑर्डिनरी बिल के संबंध में उसे था। ये व्यवस्था कहाँ दी गई? The 24th Constitutional Amendment Act of 1971 made it obligatory for the President to give his assent इट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब ऑब्लिगेटरी कर दिया गया। देखिए बाध्य कर दिया गया है। 24वां जो संवैधानिक संशोधन था 1971 का, उसके द्वारा राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया है, ये बाउंड है प्रेसिडेंट कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर वो अपनी कंसेंट देंगे ही देंगे। वो उसको वापस दोबारा से पुनर्विलोकन के लिए नहीं भेज सकते या उसको अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो आज की क्लास में हमने सारी जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो ज़रूरी है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ने से पहले, वो आप लोगों ने देखे, ठीक है। अब अगली क्लास में, ये बेसिक क्लास तो हमारी आज हो गई, अगली क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। जो 3 तरीके से जो संविधान में संशोधन हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए, हमारी क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगली क्लास में मिलते हैं।